हेलो एवरीवन, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था, हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे पूरे मॉडर्न फिजिक्स का। ठीक है, मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। साथ ही साथ मेरे जो मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट है, उनको प्रैक्टिस करिएगा। और साथ ही साथ केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मॉक टेस्ट केमिस्ट्री विद डिटेल सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे डल जाएंगे, दैट इज स्टडी विद अंजलि पे। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी विद आयुष। ठीक है, 2 टेलीग्राम ग्रुप है, स्टडी विद आयुष, स्टडी विद अंजलि। अंजलि आपकी केमिस्ट्री टीचर है, आयुष दैट इज मी, आपका फिजिक्स टीचर। तो मॉक टेस्ट प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक, अभी फिजिकल के लिए आएंगे, बट इनऑर्गेनिक के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इनऑर्गेनिक के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे स्टडी विद अंजलि में। टॉप कमेंट में आपको दोनों के टेलीग्राम चैनल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, यहां पर भी मेंशन्ड है स्टडी विद अंजलि एंड स्टडी विद आयुष। स्टडी विद अंजलि, स्टडी विद आयुष, ये आपके टेलीग्राम चैनल्स मेंशन्ड है। यहाँ पे इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फिजिक्स सब कुछ मिल जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन केमिस्ट्री के आपको मिल जाएंगे, चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा स्टडी विद अंजलि। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ये चौथा क्वेश्चन पहले कैसे आ गया। हाँ, इन द बोर्स हाइड्रोजन एटम मॉडल द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। भाई ये बोर सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है कि जो आपका रेडियस होता है एक बोर एटम में, ये लेट्स से न्यूक्लियस है, तो ये जो ऑर्बिट्स का रेडियस होता है उसका फॉर्मूला पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। R इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, आर नॉट एक कॉन्स्टेंट है, इसको बोर्स रेडियस बोलते हैं, आर नॉट इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये कितना हो गया? प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ये क्या हो गया? प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। इफ इन द nth ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, जो कि होती है। ठीक है, nth ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है फॉर हाइड्रोजन एटम। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट विल बी। ठीक है, किसी भी nth ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है, जबकि ये मेहरबान हो चुके हैं। अभी अगर नीट का सवाल आएगा तो ये फॉर्मूला नहीं गिवन होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला गिवन नहीं होगा, ये आपको खुद याद होना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा, वो क्वेश्चन यही नीट में सवाल आएगा तो यही सवाल स्टार्ट होगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट विल बी, यही आएगा। क्लियर है? तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल होता है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, दैट्स इट। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। जैसे बहुत सिंपल है, जैसे आपके पास 10 रुपए हैं, और आपको करने हैं 15 रुपए। आपकी जेब में 10 रुपए हैं और आप चाहते हो जेब में 15 रुपए हो जाए, तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 5 रुपए, तो आपको 5 रुपए रिक्वायर्ड होंगे। ऐसे तो करते हैं, अभी 10 रुपए है, कुछ टाइम के बाद आपको 15 रुपए चाहिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, दैट इज 5 रुपीज। तो दिस इज द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ये आ गया। अब फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड क्या होता है? जेड इज द बताइए, जल्दी से बताइए। -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एन बताइए, जेड बताइए। एन होता है ऑर्बिट नंबर, जेड इज द एटॉमिक नंबर। क्लियर है गाइस? क्लियर है? जेड इज द एटॉमिक नंबर। सही सोचे आप लोग। तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसको जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर तो हटा सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का जेड 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब फाइनल एनर्जी कौन सी है? सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी। तो फाइनल में क्या करेंगे? 2 स्क्वायर, और इनिशियल क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट, तो n इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? -13.6 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप कॉमन ले सकते हो, ऐसे कर लो, -13.6 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 13.6 1 स्क्वायर दैट इज 1। अब सिंपल ही है, कितना ही हो गया, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। -13.6 इंटू 3/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इंटू 3/4 आ जाएगा। आप क्लियर करके सॉल्व करके देखेंगे, आपको आंसर ये मिलेगा। 4 3 12, ठीक है, 1.6 3.4, ये आ जाएगा 10.2 आ जाएगा। मैं आपको ये तो खैर मैंने आपको फॉर्मूले से बता दिया, बट एक चीज आप रट लीजिए प्लीज। आप ना 1-2 चीजें प्लीज रटा करिए। आपको हमेशा पता होना चाहिए हाइड्रोजन में फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ कुछ बातें जो है ना आपको प्लीज याद होनी चाहिए, ठीक है। -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ये कुछ वैल्यूज एटलीस्ट पहले 3 ऑर्बिट्स की एनर्जी रटी होनी चाहिए। अगर ये चीज मुझे रटी होती तो मैं तुरंत कर लेता। ये पूछा था फर्स्ट, ये क्वेश्चन ये तो था फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो मैं तुरंत कर लेता, फाइनल माइनस इनिशियल कर लेता, अब तुरंत आ जाता। -3.4 माइनस इनिशियल कर देता, -13.6 कर देता, तुरंत आ जाता। 13.6 माइनस 3.4 दैट इज 10.2 आ जाता इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पहली 3 ऑर्बिट्स की तो आनी ही आनी चाहिए, आनी ही आनी चाहिए। हो सके तो चौथे पांचवे की आप याद कर सकते हो, ठीक है। 0.9 0.8 करके होती है, उसके ऊपर आती है, ठीक है। तो बल्कि पहले 3 यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यूज, ठीक है। चलो, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज इज। ये मॉक टेस्ट का सवाल है, ये मॉक टेस्ट का सवाल है हमारे, ठीक है। जिसने मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखा उसको पता होगा, ठीक है। रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बार्मर सीरीज, ठीक है। अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। बार्मर सीरीज कब होती है, बार्मर सीरीज कब आती है, बार्मर सीरीज कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन, जैसे ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम है, ये बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं, ये बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं। जब जब क्या होता है, एक सेकंड जरा, जब एक ऊपर से इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर है, कोई ऊपर वाली ऑर्बिट से, ऊपर वाली ऑर्बिट से, ऊपर वाली ऑर्बिट से, ऊपर वाली ऑर्बिट से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, ऊपर वाली ऑर्बिट से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, कहां तक नीचे आता है, n इज इक्वल टू 2 पे, कहां तक नीचे आता है, n इज इक्वल टू 2 पे, कोई भी ऊपर वाली ऑर्बिट से वो n इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है, तो बार्मर सीरीज जनरेट होती है। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊपर वाली ऑर्बिट से, किसी भी ऊपर वाली ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 1 पे गिरता है, कोई भी ऊपर वाली ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 1 पे गिरता है, तो लाइमन सीरीज आती है, तो लाइमन सीरीज आती है, तो लाइमन सीरीज आती है, लाइमन सीरीज आती है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब पूछा है रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखो यार, मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स का एक फंडामेंटल रूल बताता हूं। फंडामेंटल्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स क्या कहता है? फंडामेंटल्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स ये कहता है जो एनर्जी होती है वो इनवर्स रिलेशन टू लैम्डा होती है, और जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। सर तो ऐसी नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल बात नहीं है, ये फंडामेंटल्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, फंडामेंटल्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है। ये याद नहीं तो मॉडर्न फिजिक्स में कुछ नहीं आता। तो याद रखिएगा, जब भी पूछा जाता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है शॉर्टेस्ट एनर्जी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है शॉर्टेस्ट एनर्जी। तो आपको पूछा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन बार्बर, मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट एनर्जी। और शॉर्टेस्ट एनर्जी कब आती है? शॉर्टेस्ट एनर्जी तब आती है जब मिनिमम गैप होता है, जब मिनिमम गैप होता है। शॉर्टेस्ट एनर्जी तब आती है जब दो ऑर्बिट सबसे सबसे मिनिमम पॉसिबल गैप में आपको शॉर्टेस्ट एनर्जी गैप मिलेगा, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी? जब शॉर्टेस्ट एनर्जी होगी। और शॉर्टेस्ट एनर्जी कब होती है? जब आप मिनिमम गैप लेते हो, मिनिमम गैप लेते हो। तो मिनिमम गैप क्या हो सकता है? बार्मर के लिए मिनिमम गैप देखते हैं, ठीक है। बार्मर के लिए मिनिमम गैप क्या हो सकता है? बार्मर के लिए आखिरी जो ऑर्बिट n इक्वल टू 2 होती है, ठीक है ना, आखिरी n इक्वल टू 2 होती है, तो मिनिमम गैप के लिए उसको n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 पे गिरना होगा। क्लियर है? दिस इज द मिनिमम गैप, दिस इज द मिनिमम गैप। क्योंकि अगर वो और ऊपर वाली ऑर्बिट से आएगा तो गैप बड़ा हो जाएगा। दिस इज द मिनिमम गैप, क्योंकि बार्मर के लिए n इक्वल टू 2 पे तो गिरना ही गिरना है। सबसे मिनिमम गैप तभी हो सकता है जब से जस्ट ऊपर वाली ऑर्बिट से गिरे, जस्ट ऊपर, ये ही मिनिमम पॉसिबल गैप है। इसके ऊपर जो गैप होगा वो बड़ा होगा। क्लियर है गाइस? क्लियर है? चलो, तो फाइनली लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, 1/nf² माइनस 1/ni², ठीक है। ये रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, आपको पता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, बार्मर सीरीज के लिए लिखते हैं, फाइनल क्या होती है? फाइनल n तो 2² ही, 2 n इक्वल टू 2 होता है फाइनल, ठीक है। और इनिशियल क्या होगा? शॉर्टेस्ट एनर्जी चाहिए। शॉर्टेस्ट एनर्जी के लिए मिनिमम गैप, मिनिमम गैप तभी हो सकता है जब 2 के जस्ट ऊपर वाले से आए, 2 के जस्ट ऊपर से है, दैट इज 3 से है। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा ये? r टाइम्स 1/4 माइनस 1/9, तो 1/λ कितना हो जाएगा?
9 माइनस 4 दैट इज 5, 5/36। ठीक है, तो लैम्डा बी कितना हो जाएगा 36/5 आर, 36/5 आर। अब सिमिलरली उसके लिए कर लीजिए, लाइमन के लिए कर लीजिए। लाइमन कब होता है, लाइमन सीरीज कब आती है, जब इलेक्ट्रॉन n = 1 पे गिरता है, जब फाइनल जो ऑर्बिट है जिस पे गिरता है वो n = 1 होती है, और शॉर्टेस्ट गैप के लिए वो जस्ट ऊपर से होना चाहिए, शॉर्टेस्ट गैप के लिए जस्ट ऊपर वाली ऑर्बिट से गिरना चाहिए, शॉर्टेस्ट गैप के लिए जस्ट ऊपर वाली ऑर्बिट से, मतलब जस्ट ऊपर वाली मतलब 2 स्क्वायर, क्या होता है r 1 माइनस 1/4 दैट इज 3r/4, 3r/4। तो मतलब कि लैम्डा एल हो जाएगा 4/3r, 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 और वो हो गया, तो लैम्डा एल कितना आ गया 4/3r, और लैम्डा बी क्या आ गया 4/3r, सो नीचे होना चाहिए था ना 36/5r। तो लैम्डा एल बाय लैम्डा बी पूछा है, कितना हो जाएगा 4/3r इंटू 36 इंटू 5r, ये आर कट गया, कर लीजिएगा। 4 कितने जा होता है, 4 कितने जा होता है 9 जा, तो 5/27, 5/27, ठीक है 5/27। The transition from n is equal to 4 to n is equal to 3 in a hydrogen-like atom results in ultraviolet radiation. Infrared radiation will obtained in the transition from. ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा मतलब अगर मैं क्वेश्चन कहूं तो हाइपोथेटिकल हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो गया, क्योंकि ना मैं आपको बताता हूं n = 4 से जब n = 3 में ट्रांजिशन होता है ना, तो वैसे अल्ट्रावायलेट रीजन नहीं होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। जनरली जब ट्रांजिशन n = 4 से n = 3 पे होता है ना, तो वो मतलब इट इज नॉट अल्ट्रावायलेट, इट इज एक्चुअली इंफ्रारेड, बट ठीक है। चल मैं बताता हूँ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो पूछता है बाबू, अच्छा आपको एक चीज पता है कि जो ऑर्बिट्स होती हैं, जो ऑर्बिट्स होती हैं वो इक्विडिस्टेंट नहीं होती हैं, जितनी भी एक एटम की ऑर्बिट्स होती है वो इक्विडिस्टेंट नहीं होती हैं। जैसे दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट n = 1, अब रियलिटी में सेकंड ऑर्बिट यहां पे होगी, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, ठीक है, ऐसे कर्वी नहीं, मैं स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। चलो ये आ गया n = 1, ये हो जाएगा n = 2। अब इतना डिस्टेंट है, इतने डिस्टेंट के ऊपर ही n = 3 नहीं होगा, जो ऑर्बिट्स होती है वो इक्वी डिस्टेंट नहीं होती, n = 3 यहां कुछ होगा, n = 4 यहां कुछ होगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाते हो गैप उतना ही कम होने लग जाता है, तो स्टार्टिंग के पहले 2 ऑर्बिट्स में गैप बहुत ज्यादा होगा, बाद के 2 और आगे चले जाओगे तो गैप और छोटा होगा, ठीक है ना। तो लिखा है ट्रांजिशन फ्रॉम n = 4 to n = 3 इन हाइड्रोजन रिजल्ट्स इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। अब पूछा इंफ्रारेड रेडिएशन किस में ऑब्टेन होगा, अगर आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, इंफ्रारेड रेडिएशन समझते हो, इंफ्रारेड आपको पता है, इंफ्रारेड जो होता है, इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी से। मेरा ईएम वेव्स वाला देखना, मेरा ईएम वेव्स वाला देखना, ईएम वेव्स इसलिए मैंने पहले लिया था। इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी से, मतलब एनर्जी ऑफ इंफ्रारेड लेस देन होगा एनर्जी फ्रॉम यूवी, ऑब्वियस सी बात है। तो एनर्जी फ्रॉम इंफ्रारेड क्या होगा, लेस देन होगा एनर्जी फ्रॉम यूवी। तो मतलब वो कहना, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 4 से 3, जब भी ट्रांजिशन 4 से 3 हो रहा है तो अल्ट्रावायलेट निकल रही है, मतलब जो भी एनर्जी, कुछ एक पर्टिकुलर एनर्जी निकल रही है जो अल्ट्रावायलेट के बराबर है। तो पूछ रहा है इंफ्रारेड कब निकलेगी, इंफ्रारेड मतलब कौन से ट्रांजिशन में इससे भी कम एनर्जी निकलेगी, थोड़ा दिमाग लगाइए क्वेश्चन में। इंफ्रारेड रेडिएशन कब आएगा, जब जो एनर्जी गैप होगा वो छोटा होगा। इंफ्रारेड क्या होता है, ये वीक, कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन होती है, कम फ्रीक्वेंसी वाली मतलब कम रेडिएशन वाली, कम एनर्जी वाली रेडिएशन होती है, दिस इज कम एनर्जी वाली रेडिएशन। कम एनर्जी, लेस एनर्जी आपको तभी मिलेगी जब 2 ऑर्बिट्स के बीच का गैप छोटा होगा, छोटा होगा। अब 2 से 1 में इंफ्रारेड नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने से ट्रांजिशन में तो अल्ट्रावायलेट मिल रहा था,
आपको इंफ्रारेड चाहिए, इंफ्रारेड के लिए मतलब आपको और छोटा गैप चाहिए। इंफ्रारेड की एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होती है यूवी से, मतलब जो गैप ये 4 से 3 वाला गैप है उससे भी छोटा गैप चाहिए और स्मॉल गैप चाहिए। 4 और 3 से भी छोटा गैप चाहिए। 2 to 1 तो बहुत बड़ा गैप है, ये पॉसिबल नहीं है। 4 से 2, 4 से 2 सॉरी 4 से 2 ये भी बहुत बड़ा गैप है, ये भी। इससे छोटा गैप चाहिए क्योंकि इतना गैप यूवी देता है, मुझे इंफ्रारेड चाहिए। इंफ्रारेड इससे भी छोटी एनर्जी का होता है, मतलब इससे भी छोटा गैप चाहिए। ये भी अभी भी बड़ा गैप है 3 से 2, ये भी अभी बड़ा गैप है, ये भी ज्यादा बड़ा गैप है क्योंकि मैं बताया था ना जब जितना दूर जाते रहते हो फिर एनर्जी गैप कम हो जाता है। ये एनर्जी अभी बड़ा है क्योंकि 3 से 2 बड़ा होगा, 4 से 3 छोटा होगा। मैंने अभी बताया जैसे जो ऊपर जाते रहते एनर्जी गैप पास पास आने लग जाते हैं। 5 से 4 बचा ये ऑप्शन। अब देखो 5 कहां होगा, n = 4, n = 5 और पास होगा, n = 5 यहां पर होगा, n = 5 यहां पे होगा। मैं बताया था ना जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो जो ऑर्बिट्स होती है वो बहुत पास होने लग जाती हैं, तो 5 से 4 पक्की बात है छोटा होगा, 5 से 4 का गैप और छोटा होगा। 6 से 5 तो और छोटा, 7 6 और छोटा, समझ पा रहे हो? वो तो अलग बात हो गई। तो इसका आंसर 5 से 4 के 5 से 4 वाला गैप बहुत छोटा है, वो 4 से लेके 3 से भी बहुत छोटा है। ये जो गैप होगा, ये जो गैप होगा, ये बहुत छोटा गैप है। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। Rutherford scattering experiment, when a projectile of charge Z1 and mass M1 approaches a target nucleus of charge Z2 and mass M2, the distance of closest approaches. क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला क्या है, क्या सीन है? बेसिकली ये रदरफोर्ड से आता है, ठीक है। मान लो ये अल्फा पार्टिकल होता है, गोल्ड पार्टिकल होता है, ये अल्फा होता है, गोल्ड होता है, बट हम इन जनरली सबके लिए फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जनरली ये गोल्ड और ये अल्फा होता है, बट ठीक है। लेट्स से कोई और पार्टिकल, इसका लेट्स से एटॉमिक नंबर Z2 है, इसका एटॉमिक नंबर Z2 है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है Z1, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है Z1, ठीक है। चार्ज है, चलो चार्ज Z1 Z2 है, दैट इज ठीक है। चार्ज Z1 Z2 है, चार्ज इसका Z1 Z2 है, इसका जो ये इसको Q1 बोल देते तो Q2 बाद में पुट कर देंगे। इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2 है, ठीक है। अच्छा एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो भी चार्ज होगा इस ऑब्जेक्ट के पास और इस ऑब्जेक्ट के पास, जो भी चार्ज होगा वो सेम होना चाहिए। दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दोनों के पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी क्लोजेस्ट अप्रोच का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनेगा। सही समझ में नहीं आया? अरे यार अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तब वाई क्लोजेस्ट अप्रोच, तब तो चिपक ही जाएगा ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये तो अट्रैक्ट होके चिपक ही जाएगा इस पे, तब क्लोजेस्ट अप्रोच थोड़ी आती है। अच्छा क्लोजेस्ट अप्रोच ही नहीं पता क्या होता है, क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं पता। अरे क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं पता सर, बता दूं क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है। देखो इसको मान लो ये रेस्ट पे है, ये हिलेगा नहीं, ठीक है। इसको मैंने रेस्ट पे एज्यूम किया हुआ, ये रेस्ट पे, ये हिलने से नहीं रहा, ये हिलेगा नहीं, ठीक है। अब ये पास आएगा, सुनते चले जाना, ये कैसे पास आएगा? ये तो रिपेल करेगा सर, मैं जानता हूं, सुनी बात को। मान लीजिए मैंने ना इसको, बिल्कुल सही बात है रिपल्शन को होगा, बिल्कुल सही बात है रिपल्शन होगा, मैं एग्री कर रहा हूं। लेकिन इमेजिन करो मैंने ना इसको वेलोसिटी दे रखी है, मैं इमेजिन करो मैंने मे बी शायद गुलेल से ऐसे करके वेलोसिटी दे दी, इसको वेलोसिटी दे दी। अभी बहुत हाई वेलोसिटी से जा रहा है, भले रिपल्शन है, भले बैकवर्ड डायरेक्शन में रिपल्शन है, बट स्टिल स्टार्टिंग वेलोसिटी इतनी ज्यादा है। मान लो मैंने गुलेल से उसको ऐसे वेलोसिटी दे दी, बहुत तेजी, एक गन से वेलोसिटी दे दी उसको, तो भी बहुत हाई वेलोसिटी से जा रहा है, बहुत हाई वेलोसिटी जा रहा है। रिपल्शन है बट इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ रहा, तभी भी राइट साइड जा रहा है। अब एक टाइम बाद यहां पे आएगा, एक टाइम बाद यहां पर आएगा, वेलोसिटी कुछ कम हो चुकी होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो चुकी, वी डैश हो चुकी, वी डैश वेलोसिटी कम क्यों हो गई होगी कि एक रिटार्डेशन लग रहा है ना, एक अपोजिट में सबसे फोर्स लगे जा रहा है, बार बार ब्रेक लग रही है, रिटार्डेशन लग रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, या वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ी सी कम भी हो गई क्योंकि तब से रिटार्डेशन हो रहा था, और यहाँ पे फोर्स भी तगड़ा हो गया। अब यहाँ पे फोर्स भी तगड़ा हो गया, क्यों? यहाँ फोर्स तगड़ा क्यों हो गया? क्योंकि अब डिस्टेंस बहुत कम रह गया है ना। आप पॉजिटिव चार्ज कितने ज्यादा पास चले जाओगे, चार्ज कितने ज्यादा पास चले जाओगे, डिस्टेंस जितना कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी भी कम हो गई, फोर्स भी तगड़ा हो गया, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑब्जेक्ट यहां पर इतना ट्रेमेंडस फोर्स हो जाएगा, कि यहां पे वेलोसिटी अब जीरो ही हो जाएगी, यहां वेलोसिटी अब जीरो हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ ट्रेमेंडस फोर्स होगा, जितनी वेलोसिटी थी यहां सब खत्म हो गई, इतना ब्रेक लग गया।
अब इसके आगे, अब इसके बाद और राइट साइड में तो नहीं जा सकता। अब सारा ट्रेमेंडस फोर्स लगे, यहाँ पे अब एक वेलोसिटी जीरो हो गई। अब उसके बाद पार्टिकल कहां चला जाएगा, उसका पार्टिकल कहां चला जाएगा, वापस पीछे चला जाएगा, क्योंकि अब राइट साइड में कोई वेलोसिटी बची नहीं, राइट साइड में जाने की कोई वेलोसिटी बची नहीं, जहां वेलोसिटी जीरो हो गई, जहां वेलोसिटी जीरो होगी। अब इसके बाद कहां जाएगा, इसके बाद वो लेफ्ट ही जाएगा। अब जहां फोर्स लगा वहीं जाएगा। जैसे मैं रेस्ट पे हूं, अभी मैं रेस्ट पे हूं, अब तुम जहां फोर्स लगाओगे उधर ही चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अपनी कोई नेचुरल वेलोसिटी तो बची नहीं। तो यहां पे इसके पास कोई नेचुरल वेलोसिटी बची नहीं कि वो राइट साइड जा सके। राइट साइड की वेलोसिटी, सारी वेलोसिटी खत्म हो चुकी है। अब जहां फोर्स लग जाएगा वहीं वो चला जाएगा। तो तुम नोटिस करो इसका पाथ कैसे गया, पहले यहां तक गया, उसके बाद घूम के वापस इधर आ गया, ऐसे ही हुआ। पहले यहां तक गया, स्लो हुआ स्लो हुआ स्लो हुआ स्लो, मोमेंटली रेस्ट पे आया, उसके बाद यहां चला गया। तो इस डिस्टेंस, इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। इतने डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कितना क्लोज अप्रोच कर गया, कि यहां तक, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, ये जो ग्रीन से मैंने अंडरलाइन किया, दिस डिस्टेंस कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, क्योंकि यहां दिस इज हाउ क्लोज इट अप्रोच्ड दिस मटेरियल, वहीं से डेफिनेशन बनी है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में ये सबसे क्लोजेस्ट, सबसे पास डिस्टेंस है। दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस विच दिस मूविंग पार्टिकल अप्रोच्ड। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इतना डिस्टेंस, क्योंकि यहां तक पास आया, यहां तक सबसे ज्यादा पास आया, उसके बाद फिर वेलोसिटी खत्म हो गई, यहां तक आते वेलोसिटी खत्म हो गई, उसके बाद बाय बाय। फिर उसके बाद जहां वेलोसिटी खत्म हुई, अब रिपल्शन डोमिनेट कर गया, अब वो चले गया। अब इसको, इसके फॉर्मूला बना दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं है, सिंपल इक्वेशन है। यहां पे लेट्स से Q1 चार्ज है, यहां से Q1 लेट्स से प्लस Q1 चार्ज है, सेम चार्ज होने चाहिए। लेट्स से यहां पे प्लस Q2 चार्ज है। तो हम इनिशियली मानते हैं कि इनिशियली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है इनफाइनाइट। यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मान के चलते हैं इनिशियली इनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है, इनिशियली डिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो यहां पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। अब टोटल इनिशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली, और टोटल एनर्जी जो यही होती है। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये होती है। ये हो जाएगा KF प्लस UF। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, KQ1 Q2 बाय R। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये तो रेस्ट पर ही है, सुनना बात को, ये तो रेस्ट पर ही है, ये तो रेस्ट पर ही, ये हमेशा फॉरएवर रेस्ट है, ये स्टेशनरी है। ठीक है, ये मूवेबल है, इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है, ये मूवेबल ऑब्जेक्ट, इसकी वेलोसिटी v है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसकी हो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अच्छा एक चीज बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी किसी एक ऑब्जेक्ट की नहीं होगी। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, इसकी है कि इसकी है। अरे ये पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की है, पोटेंशियल एनर्जी कंबाइंड आती है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। सर बच्चे पूछता है सर ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी लिखी हो कि इसकी लिखी हो, इसकी लिखी हो तो इसकी। अरे पोटेंशियल एनर्जी दोनों की एक साथ है, ये दोनों की एक साथ है। अब काइनेटिक एनर्जी दोनों की अलग अलग होगी, इसकी हाफ mv², इसकी तो जीरो। ये हमेशा रेस्ट पे, ये स्टेशनरी रुका हुआ है। ठीक है, इसको एज्यूम किया रेस्ट पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो आएगी नहीं। क्लियर है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन जब यहां पर आ चुका है, यहां पर आ चुका है, यहां वेलोसिटी इसकी यहां पे डेड हो गया है, वेलोसिटी जीरो हो गई है। ठीक है, और डोमिनेटिंग फोर्स अब वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, अब इसके बाद सिर्फ लेफ्ट ही जाना बाकी रह गया। ठीक है, अब ये डिस्टेंस, ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसकी तो हमेशा से जीरो होती, इसकी तो हमेशा से जीरो होती, इसकी भी जीरो हो गई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, KQ1 Q2 बाय R। ठीक है, अब देखो हम मानते हैं इनिशियली इनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है, इनिशियली इनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो हम इसको इनफाइनाइट लिख देंगे। और ये R कितना होगा, फाइनली ये R क्या होगा, यही R तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा, यही R होगा। डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, यही आपका D होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और पहले डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इनफाइनाइट माना था, पहले डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस हमने इनफाइनाइट माना था, तो ये जीरो हो गया। ये आ गया। अब ये हर बार आएगा, इसलिए क्या होता है ना, ये अगर नीट में आता है तो रट लेना होता है। सिंपली क्या करना, अगर कोई क्वेश्चन आता है, सिंपली हमेशा क्या करना, काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² को KQ1 Q2 बाय R कर देना, बस। इतना तुम्हें डेरिवेशन करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। यही फॉर्मूला है क्लोजेस्ट अप्रोच, यहीं से क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाती है। यही जो फाइनल फॉर्मूला मैंने बताया हूँ, यही फाइनल फॉर्मूला जो मैं आपको बताया हूँ, इसी से आंसर आ जाएगा, इसी से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। हाफ mv² इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाय D। यही फॉर्मूला होता है जो क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए यूज करना होता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या था, मैं भूल ही गया हूँ।
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, कर लो तुम, ठीक है। डी क्या होगा, Q1 Q2 क्या कर दोगे, Z1 Z2, ठीक है। ये 2 इधर चला जाएगा, हाफ का 2 इधर चला जाएगा, और एम बी स्क्वायर इधर चला जाएगा, और एम की जगह यहाँ पे M1 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि M1 मास है। तो ये आपको फॉर्मूला बन गया। हाँ, एक्चुअली इसी से सॉल्व करना होता है, एक स्टेप का क्वेश्चन है, ये पुट करो फिर ये पुट करो, ठीक है ना। क्लियर है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 एंड Z2। M2 तो आता ही नहीं फॉर्मूले में, M2 तो आता ही नहीं है फॉर्मूले में, ठीक है। इनवर्स तो है नहीं, इनवर्स तो है नहीं, और M1 के डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आंसर आ गया। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6। एनर्जी hydrogen atoms in the ground state are excited by monochromatic radiation of photon energy 12.1 electron volt. The spectral length emitted by hydrogen atoms according to Bohr's theory will be। सर समझ में ही नहीं आया, बता रहे रुको। क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल गिवन है 13.6, 13.6 गिवन है, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फोटो एनर्जी 12.1, ठीक है। अब पहले समझना बात को, आयनाइजेशन पोटेंशियल से आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल से आप टोटल एनर्जी हमेशा निकाल सकते हो। टोटल एनर्जी पता कितनी होती है, टोटल एनर्जी होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल का नेगेटिव, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का नेगेटिव, ठीक है। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है बाबू, अब इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते अभी। टोटल एनर्जी होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल का नेगेटिव -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको थोड़ी सी याद हो, थोड़ी सी चीज याद हो, ये एनर्जी कौन से ऑर्बिट की होती है, ये एनर्जी कौन से ऑर्बिट की होती है, n इज इक्वल टू 1 के लिए जो होती है एनर्जी, ये मतलब यहाँ पे क्वेश्चन n इज इक्वल टू 1 की बात कर रहा है, इट इज आस्किंग फॉर n इज इक्वल टू 1। इसलिए मैंने बोला था पहले 4 एटलीस्ट, पहले चार नहीं तो पहले 3 के तो याद होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो पहले 4 एनर्जीज, पहले 4 ऑर्बिट्स की एनर्जी आपको रटी होनी चाहिए। क्लियर है ना, -13.6 -3.4 1.51 0.8 0.9 करके होती है फिर, ठीक है। अब यहां पर हमें फोटॉन्स दिए गए, फोटोन की एनर्जी 12 अब यहां पे एक्साइट किया गया, ठीक है। हाइड्रोजन एटम को एक्साइट किया गया, मतलब n इज इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अभी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 पे, इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 पे, मतलब उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में टोटल एनर्जी निकाला, टोटल एनर्जी से मेरे को आइडिया लग गया कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में, अभी इस ऑर्बिट की बात करी जा रही है, और इसको एनर्जी दे दी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन के द्वारा एक फोटोन मारा गया, इस इलेक्ट्रॉन को फोटोन दिया गया, उस फोटोन कंज्यूम हो गया, ठीक है। फोटोन के द्वारा इसको एनर्जी दी गई, और कितनी एनर्जी दी गई +12.1 दे दी गई, +12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी गई। इसकी एनर्जी कितनी बची होगी, -1.5, सही है क्या, -1.5 इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी, इसकी अब रिमेनिंग एनर्जी इतनी बची, ठीक है। इनिशियली n इज इक्वल टू 1 था, -13.6 n इज इक्वल टू 1 था, इस पे फोटोन मारा गया 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो इतनी एनर्जी उसको मिल गई, प्लस 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गई। अब फाइनल एनर्जी कितनी बची इसकी, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.5 का मतलब समझते हो कौन सी ऑर्बिट, मतलब n इज इक्वल टू 3, ये पक्की बात n इज इक्वल टू 3, पक्की बात n इज इक्वल टू 3। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन ये हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन था जो n इज इक्वल टू 1 पे था, हमने इस पे एक फोटोन दिया, हमने कुछ फोटोन मतलब एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 पे जंप हो गया। ये मतलब हुआ इसका, ये मतलब हुआ। फिर से मैंने बोला, फिर से मेरी बात सच साबित हो गई। अगर तुम्हें टोटल एनर्जी नहीं याद थी पहले 3 या पहले 4 ऑर्बिट्स की, तुम क्वेश्चन नहीं कर पाते। n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3, ठीक है, -1.51 होती है तो आपको आइडिया लग गया। तो दिस इज योर फाइनल ऑर्बिट, दिस इज योर इनिशियल ऑर्बिट, ठीक है। और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लेंथ का फॉर्मूला को पता होगा, n(n-1/2), ठीक है।
तो यहाँ पे कौन सा एन रखते हैं, यहाँ पे एन रखते हैं हायर वाला, वो वाला रखते हैं। यहाँ पे जो एन रखा जाता है वो ये रखा जाता है, ठीक है ना। वन नहीं रखेंगे यार, वन वन नहीं रखते, जो भी हायर वाला होता है, ठीक है। इसके भी, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, अभी यही फॉर्मूला सबसे पॉपुलर है अभी, ठीक है ना। 3 × 3 - 1/2, वन तो अब रखिए, वन कभी नहीं रखा जाता, हमेशा जो वन से जो भी ऊपर हायर ऑर्बिट होती है वो रखी जाती है, ठीक है। 3 × 2/2, 3 आ गया आंसर। The ratio of magnetic dipole moment to the angular momentum of the electron in the first orbit of hydrogen atoms is, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एक ही बात है। मैग्नेटिक मूवमेंट है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट होता है। कितना होता है, Q/2m। इट्स अ फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गायरोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, गायरोमेट्रिक रेशियो, मैंने इसको अभी पढ़ाया है गायरोमेट्रिक रेशियो को। गायरोमेट्रिक रेशियो को पढ़ाया है मैंने, ठीक है। मॉक टेस्ट 2 पार्ट 2, मॉक टेस्ट 2 पार्ट 2 गायरोमेट्रिक रेशियो में थोड़ा सा पढ़ा दिया था, दोबारा भी नहीं पढ़ाऊंगा, जाके देखिएगा गायरोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। Q/2m होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे E/2m हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ, नीट में आ जाएगा सवाल, फिर ये मत कहना कि नहीं आया, नहीं बताया था। The electron jumps from fourth orbit to second orbit of hydrogen atom given the Rydberg constant R is equal to 10⁵ centimeter inverse frequency in hertz of emitted radiation will be। n is equal to 4 से n is equal to 4 से n is equal to 2 पे आया है। पूछा है फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आप सिंपली ऐसे कर लो, 1/λ इज इक्वल टू R 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस n इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/λ कितना हो जाएगा, R फाइनल स्क्वायर कितना है, फाइनल 1/4, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ये है ना। फाइनल क्या है, 2 है, 2 4 से, ये क्या कर दिया मैंने, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 पे गिरा है, तो फाइनल है 2, फाइनल जो ऑर्बिट है 2, इनिशियल है 4, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये 1/16 हो जाएगा। एलसीएम 16 आया, 4 4 ये आया, वन बाई लैम्डा इज इक्वल टू 3r/16, 1/λ इज इक्वल टू 3r/16, 1/λ इज इक्वल टू 3r/16, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा कितना हो जाएगा, 16/3 इंटू आर, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो ऐसे कर लो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, v/λ, या फिर लिख सकते हो v इंटू 1/λ। 1/λ ऑलरेडी पता था, यह पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, यही पता, 1/λ वाली पता ही ऑलरेडी, तो v इंटू 3r/16, ठीक है। अब सॉल्व कर लेना यार, ठीक है, सॉल्व कर लेना, हर्ट्ज में चाहिए, तो 3 इंटू 10⁸ वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, अरे रेडिएशन की बात करें, रेडिएशन क्या होती है यार, रेडिएशन मतलब ईएम वेव्स ओनली, रेडिएशन मतलब ईएम वेव्स ओनली, तो ये 3 लाइट की स्पीड, सारी ईएम वेव्स लाइट की स्पीड से जाती हैं, ये हो गया, ठीक है। इंटू 3r/16, 10⁻⁻5 दे रखा है, 10⁻5 दे रखा है, 10⁻5 दे रखा है पर सेंटीमीटर, 10⁻5 दे रखा है पर सेंटीमीटर, उसमें क्या होगा, मीटर में क्या होगा, 10⁻5 पर सेंटीमीटर, मतलब 10⁻5 अपॉन सेंटीमीटर, ये आपका वो है रेडबर्ग कांस्टेंट है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻2 मीटर, मतलब ये हो जाएगा 10�7 मीटर, ठीक है। 10⁻5 सेंटीमीटर था, ये इसकी वैल्यू है 10⁻5 पर सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर क्या लिख सकते हो, 10⁻2 मीटर, और 10⁻2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 10�7 पर मीटर। अब एसआई यूनिट में आ गया,
अब असाइनमेंट में आगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब जो भी आंसर आएगा हर्ट्ज में आएगा, ठीक है। बाय 16, बाय 16, 9/16 लगी रहे, 9/16 है, आ जाएगा, क्लियर है। ठीक है, ऊपर वाला हटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। The energy of hydrogen atom in its ground state is minus 13.6 electron volt. I know that. The energy of the level corresponding to the quantum number 2, n is equal to 2. n is equal to 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अरे यार ये तो ना मतलब इजी क्वेश्चन है भाई, ये देना ही नहीं चाहिए था, ये देना ही नहीं चाहिए था। इट शुड बी लाइक दिस, हटा दो उसको, नीट में ये नहीं गिवन होगा, यही होगा द एनर्जी लेवल कोरिस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यही क्वेश्चन आएगा नीट में, आएगा अगर आएगा तो। n इज इक्वल टू 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 1 नहीं होता है, n इज इक्वल टू 2 होता है, समझना है बात को। जैसे फॉर एग्जांपल ये होता है ग्राउंड फ्लोर, फिर आता है फर्स्ट फ्लोर, तो तुम नोटिस कर पा रहे होगे फर्स्ट फ्लोर एक्चुअली में फर्स्ट फ्लोर नहीं होता, फर्स्ट फ्लोर एक्चुअली में सेकंड फ्लोर होता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? फर्स्ट फ्लोर एक्चुअली पहला फ्लोर तो ग्राउंड फ्लोर होता है, उसके बाद जो सेकंड फ्लोर होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर। तो सेम चीज इलेक्ट्रॉन के साथ होती है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में n इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब ग्राउंड स्टेट ही पहली ऑर्बिट होती है, ये दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, दैट इज द ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि यहां पे पहली बार एक्साइट होता है, पहली बार एक्साइट करो तो n इक्वल टू 2 पे गिरेगा, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो जैसे फर्स्ट फ्लोर होता है वैसे ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है n इक्वल टू 2। वैसे ही फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, n इक्वल टू 6। थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, n इक्वल टू 4। तो एक प्लस करना होता है जब भी एक्साइटेड स्टेट है। तो जब भी एक्साइटेड स्टेट आए आप जबरदस्ती एक्साइट होके n इक्वल टू 1 मत कर देना, ये एक्साइटेड स्टेट आए तब आप शांत हो जाए, आप मत एक्साइट हो जाइएगा। ठीक है, तो भाई अगेन मैंने बताया था, रट लो भाई, -13.6 होता है, फिर -3.4 होता है, उसके बाद -1.51 होता है, ठीक है, उसके बाद -0.8 होता है। अब क्वेश्चन क्या गिवन है देखते हैं। द एनर्जी लेवल कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम इज, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम इज। मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, मेरे को रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। चलिए ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको रटवाया था, ये हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में। ये मैं बताया था कि इन पहले 3 या पहले 4 ऑर्बिट आप याद रख लीजिए, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, 0.88 से 0.9 के बीच का होता है, 0.85, ये 4 वैल्यूज हैं। तो n इज इक्वल टू 2, फर्स्ट एक्साइटेड में n इज इक्वल टू 2 टिक पड़ेगा, आंसर आएगा। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6, आई नो दैट, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स स्टेट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। देखो एक तो ये रिलेशन होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, दिस इज यूनिवर्सल फॉर्मूला, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और एक फॉर्मूला और याद रख लो कि जो टोटल एनर्जी होता है वो होता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बस। ये एटम्स के लिए, ये एटम में काम आता है और ये तुम्हारा ग्रेविटेशन में काम आता है। एक ये एक्स्ट्रा रिलेशन याद कर लेना, उससे तुम जो चाहते हो वो आ जाएगा। देखो T इज इक्वल टू माइनस के है, सुनना बात को ध्यान समझो, इधर देखो जरा, T इज इक्वल टू के प्लस यू है, तो T इज इक्वल टू माइनस के, तो के को क्या लिख सकते हो, माइनस टी, के को लिख सकते हो माइनस टी, तो T इज इक्वल टू के को लिख सकते हो माइनस टी प्लस यू, तो हो जाएगा 2T इज इक्वल टू यू। रिलेशन आ गया। लोग रटते भी हैं इसको, लोग रटते मतलब लोग को याद भी रहता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो माइनस टाइम्स टोटल एनर्जी होती है, लोग को वैसे याद रहता है।
इसका आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स -13.6। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6। फॉलोइंग बोर्ड थ्योरी द एनर्जी कोरिस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन n इज इक्वल टू 3 to n इज इक्वल टू 4 ऑर्बिट इज। ठीक है, ये तो ऐसे ही दे रखा है, एवी नहीं दे रखा है एक्चुअली, ये इसका कोई यूज है बट हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हम याद करके चलते हैं। n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 4, एनर्जी कोरिस्पॉन्डिंग बिटवीन एडिशन n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4 के बीच का जो एनर्जी, क्या एनर्जी डिफरेंस है बेसिकली, द एनर्जी कोरिस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये -13.4 -13.6 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1.51 -0.85। अगर हम इनका डिफरेंस ले लोगे, क्योंकि सब पॉजिटिव वैल्यूज है, डिफरेंस ले लोगे एक बार इन वैल्यूज का। ठीक है, N4 एनर्जी ऑफ 4 E4 E3 कर लो, E4 E3 कर लो, या फिर मैं सच्ची बताऊं तो सिंपली एवं मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस ले लो। वही पूछा है, कुछ ऐसा तो बोला नहीं ट्रांजिशन के बारे में, बस ये गिवन है कोरिस्पॉन्डिंग टू अ ट्रांजिशन बिटवीन 3 से 4, ट्रांजिशन 3 से 4 के बीच में हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये एनर्जी गैप पूछ रहा है, ये एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होगी, एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होगी। अब एनर्जी गैप के लिए पहली चीज क्या है, आप फाइनल आप ये कर सकते हो, E4 E3 कर लो, E4 E3 कर लो और साइन के साथ रख लो, तो एनर्जी गैप आ जाएगा। हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कर लो, या फिर आप सिंपली और आसान बताऊं तो आप दोनों के मैग्नीट्यूड्स को माइनस कर लो, बस आप दोनों के मैग्नीट्यूड्स को माइनस कर लो बस। आप ये भी कर सकते हो, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को माइनस कर लो तो भी आपको लेवल मिल जाएगा। ठीक है, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डिफरेंस करोगे -0.66। ये फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर आपको पता होगा दोनों की एनर्जी लेवल तो आपको ये डिफरेंस पता होगा, 0.66 होगा। माइनस करके देख लेना, वही लग रहा है मेरे को, ये तो होने से रहा, ये तो होने से रहा, ये ऑप्शन तो वही ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो एनर्जी वैल्यूज ही है, 1.51 0.85 तो वैल्यूज ही है। हमको डिफरेंस पूछा है, ठीक है, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस तो यही आएगा, ये तो नहीं हो सकता, ये भी वैल्यू, ये भी एनर्जी वैल्यू है, तो बचा यही ऑप्शन। In Rutherford scattering experiment, what will be the correct angle for alpha scattering for an impact parameter b is equal to 0? Impact parameter b is equal to 0 आपके एनसीईआरटी के लाइन से उठ के आया है सवाल। इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या सर? मुझे भी नहीं पता, नहीं मुझे पता है। देखो, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं जो ऐसे आ रहे हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं। अब पहले समझते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है। इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस पार्टिकल, तो पार्टिकल नंबर 1, इसका इम्पैक्ट पैरामीटर चाहिए, मुझे इसका इम्पैक्ट पैरामीटर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जहां ये जा रहा है, जो उसका पाथ है उसको मैं ऐसे डॉट 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 कर लूं, जो पाथ की डायरेक्शन है उसके अलोंग डैश डैश कर दिया। ठीक है, जो पाथ के अलोंग मैंने डैश डैश लाइन बना दी, और जहां पे न्यूक्लियस है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में डेफिनेशन नहीं इम्पैक्ट पैरामीटर की, फैक्ट गिवन है, बट फैक्ट याद कर सकते हो ना, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं। ठीक है, एनसीईआरटी में फैक्ट गिवन है बट थोड़ा समझा रहा हूं इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, उससे आप क्लियर कर सकते हो। तो ये डिस्टेंस जो होता है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, इस डिस्टेंस को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो यहाँ पे मान लो ये 2 सेंटीमीटर आ गया ये लेंथ, तो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, तो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर होगा 2 सेंटीमीटर। डैश डैश लाइन बनाई, डैश लाइन बना के जहां न्यूक्लियस वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। अब पूछा इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होना चाहिए, अगर इसका इम्पैक्ट पैरामीटर देखो 0 होगा, ये देखो इस पे अगर डैश 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 बनाऊंगा तो इस पार्टिकल नंबर 2 का इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होगा। क्यों, ये तो इसी से पास कर जा रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जो न्यूक्लियस है, ये तो इसी लाइन, इसी डैश डैश लाइन पर है, तो इसका परपेंडिकुलर तो आ ही नहीं पाएगा, तो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा,
इसका इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा, क्योंकि जो आपका पॉइंट है, जो आपका न्यूक्लियस, वो इसी पॉइंट, इसी डैश लाइन पे ही लाई कर रहा है। तो तुम परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश भी करोगे, पैरामीटर बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसी पर ही है, उसी पॉइंट पर ही है। तो अगर नोटिस करोगे, अगर कोई अल्फा पार्टिकल, अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0 है, अगर कोई अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्राइक करेगा, तो टकरा के पीछे चला जाएगा। ये तो ऑब्वियसली पता होगा, बाउंस बैक कर जाएगा। जो अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्ट हेड ऑन टकराते हैं, न्यूक्लियस से हेड ऑन टकराते हैं, तो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं, तो 180 डिग्री घूम जाते हैं। ठीक है, ऐसे जा रहे थे, 180 डिग्री घूम जाते हैं और ऐसे हो जाते हैं। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई नो, कितनी बार बोलोगे। अच्छा, सेम क्वेश्चन आ गया। मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज। मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल, मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल इसको बोलते हैं, इसका मतलब है यहां पे बोल रहा है ये है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ऑलरेडी ये है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछ रहा है। ठीक है, फॉर बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1। तो आयनाइजेशन मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब ये होता है, अरे यार गलती होगी बाबू, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये गलत हो गया, इसे कट कर दिया जाएगा। इस आयनाइजेशन पोटेंशियल ये नहीं है। ठीक है, मिनिमम एक्साइटेशन, ये दे आर टू पोटेंशियल, एक होता है एक्साइटेशन पोटेंशियल और एक होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब क्योंकि मैंने गड़बड़ कर दी तो मैं समझाना पड़ जाएगा। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है बाबू एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? वो एनर्जी, देखो बहुत सिंपल होता है, आप देयर आर टू वर्ड्स, चलो भाई थ्योरी पढ़ी लो। एक होता है आयनाइजेशन एनर्जी, एक होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी लेट्स से एग्जांपल, लेट्स मान लो ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाएगा। तो न्यूमेरिकली सेम ही रहते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाएगा। तो वो एक ही बात है, मैग्नीट्यूड वाइज मैं आयनाइजेशन एनर्जी बोलूं, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलूं, एक ही बात है मैग्नीट्यूड वाइज, बस यूनिट का ही अंतर है ना। तो वो एक ही बात हो गई। फिर होता है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? देखो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, लेट्स से अगर मैं कहूं इस ऑर्बिट की, इस ऑर्बिट की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? n इक्वल टू 3। इस ऑर्बिट की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इस ऑर्बिट की आयनाइजेशन एनर्जी होती है, मतलब क्या होता है पहली बात, अगर लेट्स से इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दूं सच दैट ये एस्केप हो जाए, सच दैट ये एटम से एस्केप हो जाए। समझे बात को? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी एट n इज इक्वल टू 3, इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 पे है उसको मैं कितनी एनर्जी दूं, उसको कितनी एनर्जी दूं सच दैट कि वो एटम से बाहर हो जाए। तो अभी आपने अगर नहीं पढ़ रखा तो बता देता हूं, जब भी टोटल एनर्जी 0 हो जाती है, जब भी टोटल एनर्जी 0 हो जाती है या फिर पॉजिटिव हो जाती है, टोटल एनर्जी 0 या फिर और पॉजिटिव, तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकल चुका है एटम से, इलेक्ट्रॉन एटम से निकल चुका है। ठीक है, अगर टोटल एनर्जी 0 हो गई या 0 इज द कट ऑफ मिनिमम वैल्यू, 0 या पॉजिटिव हो गई तो वो एटम निकल चुका है। इसलिए बोलते हैं लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से n इज इक्वल टू 2 पे, आपको पूछे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? मतलब हिंदी मतलब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को मैं कितनी एनर्जी दूं सच दैट ये एटम से बाहर निकल जाए। तो इसकी एनर्जी है कितनी? अभी इसकी टोटल एनर्जी कितनी है? इसकी टोटल एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब अगर मैं इसको +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दूंगा, इसको अगर मैंने +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी तो इसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। अगर मैं इसको ज्यादा भी दे सकता हूं बट मिनिमम दे रहा हूं, अगर मैं +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा तो इसकी पोटेंशियल, इसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। इसी को बोलता है आयनाइजेशन एनर्जी, इसी को बोलता है आयनाइजेशन एनर्जी। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी के जस्ट पॉजिटिव होती है। क्लियर है ना? देखो ये मैं थोड़ा जल्दबाजी में आपको बताया है, तो दी होगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। थोड़ा जल्दबाजी में डिटेल में ये सब लेक्चर्स में पढ़ाया जाता है, पर ठीक है। यहां ये पूछे एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब होता है
एक्साइटेशन, अब वही एक्साइटेशन पोटेंशियल से पहले एक्साइटेशन एनर्जी आएगा, आप समझ पा रहे हो ना। लेट्स से अगर एक्साइटेशन एनर्जी एक ही बात होती है, एक्साइटेशन एनर्जी लेट्स से है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जांपल ले रहा हूं, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। वो एक ही बात है, जितनी एनर्जी उतना ही पोटेंशियल होता है मैग्नीट्यूड में। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल लिखो या एक्साइटेशन एनर्जी लिखो। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा है, एक्साइटेशन पोटेंशियल होता है बाबू जब इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट जाना होता है, निकलना नहीं है एटम से। अगर लेट्स से मुझको ये यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसको मैंने एनर्जी दे दी सच दैट किसी दूसरी ऑर्बिट में चला गया, तो उसको बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी दे दी। अगर इसी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दी कि वो एटम छोड़ के चला गया, तो इसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल, मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 1। मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब पहले मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी निकालते हैं। तो देखो मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जंप कराने के लिए आपको सबसे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर टू बाकी ट्रांजिशन में। आप समझो बात को, क्या पूछा है क्वेश्चन में, गिवन है कि आपको पूछा गया है कि मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल बताओ, मतलब मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी बताओ फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, अगर मैं इसको n इज इक्वल टू 2 पे एक्साइट कर दूं, दिस इज द मिनिमम एनर्जी। क्योंकि अगर मुझे n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 में एक्साइट करना है तो मुझे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, है कि नहीं। तो यहां पे ये वेरिएशन, ये लेवल बड़ा होगा, और यहां से n इज इक्वल टू 4 में जंप कराना है तो और ज्यादा एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो मिनिमम एक्साइटेशन कब होगी, मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी कब रिक्वायर्ड होगी, जब n इज इक्वल टू 1 से बस n इज इक्वल टू 2 पे आ जाए। दिस इतना छोटा सा n इक्वल 1 से n इक्वल 2, यही जो इतनी जो वैल्यू होगी, ये जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, ये एनर्जी का डिफरेंस होगा, यही एक्साइटेशन एनर्जी होता है। ठीक है ना, n इज इक्वल टू 1 से लेकर n इज इक्वल टू 2 तक जाने में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो एक्साइटेशन एनर्जी होता है। ठीक है, तो एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट। ठीक है ना, ये -3.4 -13.6, तो -3.4 माइनस 13.6, ये सॉल्व करना 10.2 आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, एक्साइटेशन एनर्जी आएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्साइटेशन पोटेंशियल आ जाएगा 10.2 वोल्ट। ठीक है, तो एक्साइटेशन एनर्जी होता है जब आप एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में, तब आता है एक्साइटेशन एनर्जी। और मिनिमम एक्साइटेशन कब आएगी, n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, अगर यहां से बस एक जंप ऊपर लेके गए। ये मिनिमम नहीं होगा क्योंकि यहां पे एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, मिनिमम यही होगा। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन emitted is lambda naught when an electron jumps from the third to the second orbit of hydrogen atom. For the electron jump from fourth to second orbit of the hydrogen atom, the wavelength of radiation emitted will be. ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, 1 by lambda is equal to r 1 by n final square minus 1 initial square। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड लैम्डा नॉट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम थर्ड टू सेकंड, वो थर्ड से सेकंड में जंप कर रहा है, थर्ड से सेकंड में जंप कर रहा है, ये लैम्डा नॉट है। जब ट्रांजिशन कब से हो रहा है, थर्ड से सेकंड, 3 से 2 जा रहा है, तो फाइनल है 2, फाइनल है 2 माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, तो 1 बाय लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, r टाइम्स 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, जो भी होता होगा यार। ठीक है, अब पूछा है कि वो लैम्डा की वैल्यू बताओ, लैम्डा की वैल्यू बताओ जब ट्रांजिशन हो रहा है 4 से सेकंड, 4 से सेकंड हो रहा है, मतलब ये पूछता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाय लैम्डा नॉट कितना हो जाएगा, r टाइम्स 9 माइनस 4, हाँ 9 माइनस 4 कितना होता है बाबू, 5 बाय 36, और यहां कितना हो जाएगा, 16 ले लो,
3/16। आप रिलेशन फाइंड कर सकते हो, कैसे भी कर लो, आप डिवाइड कर लो, वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू लाइक, क्या मन कर रहा है कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप डिवाइड कर लो या आर को इक्वेट कर लो, ठीक है। आप करिए जरा, आप करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, एक कॉल अटेंड करना है, आप करिए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, करो जी, सॉल्व करो जी। हैं, करें सॉल्व, कितना था, क्या कर रहे थे हम? इक्वेट कर दो भाई, इसको आर को इक्वेट कर दो, कुछ भी कर लो यार, डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो। 36/5 आर नॉट, 36/5 लैम्डा नॉट इज इक्वल टू आर। अब आर और आर इक्वेट कर दो, 16/3 लैम्डा। सारी मेहनत करवा दो तुम टीचर से, ये नहीं कि कह दो सर रहने दो मत करो, हम कर लेंगे सर, ठीक है। तो 16/3 इंटू 5/36 लैम्डा नॉट की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा, ठीक है ना। लैम्डा को इधर भेज दिया और इन सबको इधर भेज दिया, चलेगा, दुख तो नहीं है तुम्हें जीवन में। ये 8 जा 18 जा 4 जा 9 जा 20/27, मन बलवान लगे चट्टान। ले, आंसर ही नहीं आया, आ गया। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2 ऑफ इस -3.4। इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब इजी नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये थोड़ी सी ना वैल्यूज नीट में आएगा तो वैल्यू छुपा देगा, वो बस ऐसे बोल देगा द काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्ट पूछेगा द काइनेटिक एनर्जी, बस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड, बस इतना ही पूछेगा, आंसर है +3.4, ठीक है ना। टोटल एनर्जी का नेगेटिव होता है, मतलब -3.4 दैट इज +3.4। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इतना ही पूछेगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बस। द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट लैम्डा का मतलब होता है स्मॉलेस्ट एनर्जी, स्मॉलेस्ट एनर्जी, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट एनर्जी। शॉर्ट स्मॉलेस्ट एनर्जी तब मिलेगी जब बैंड गैप बहुत कम होगा, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1, ठीक है। और लार्जेस्ट एनर्जी जब मिलेगी जब गैप, जो एनर्जी गैप होगा बहुत ज्यादा होगा, जब वो इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 1 पे आएगा, ठीक है। ये तो लाइमन की प्रॉपर्टी है, n इज इक्वल टू 1 पे गिरना तो लाइमन की प्रॉपर्टी है, n इज इक्वल टू 1 पे गिरना लाइमन की प्रॉपर्टी है। तो स्मॉलेस्ट एनर्जी कब मिलेगी, जब 2 से 1 आ जाए, 2 से 1 गिर जाए। और लार्जेस्ट एनर्जी तब मिलेगी जब बिल्कुल टॉप से इन्फिनिटी ऑर्बिट से 1 पे आ जाए, इन्फिनिटी ऑर्बिट से 1 पे आ जाए। तो 1/λ स्मॉल कर देता हूं, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट, मतलब स्मॉलेस्ट लैम्डा कब आएगा, स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट लैम्डा के लिए जब ट्रांजिशन इन्फिनिटी से 1 हो। फाइनल क्या है, 1 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर, दैट इज लैम्डा एस हो जाएगा 1/r। 1/∞ तो जीरो ही होता है, 1/∞ स्क्वायर तो जीरो ही होता है। 1/λ है लॉन्गेस्ट कब आएगा, जब 2 से 1 हो, मतलब फाइनल 2 है, इनिशियल 1 है, आई एम सॉरी, फाइनल ऑर्बिट, फाइनल एन 1 है, इनिशियली 2 है। कितना हो जाएगा, लैम्डा एल कितना हो जाएगा, 3r/4, 4/3r, ठीक है ना, ठीक है ना। तो लैम क्या पूछा है, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट पूछा है, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट पूछा है, कर लेना 4/3 आ जाएगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट कर लेना, ठीक है, 4/3 आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिएगा बाबू। द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब एक एक्साइटेड से ग्राउंड आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, बेसिकली एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट है और ऊपर सारे एक्साइटेड स्टेट्स हैं, कोई भी एक्साइटेड स्टेट से नीचे आ रहा है।
तो मैं आसानी के लिए कोई भी एक्साइट सारे ऊपर वाले ऑर्बिट सब एक्साइटेड स्टेट्स है, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है और नीचे आ रहा है, मान लेते हैं यहां से नीचे आ रहे हैं, मान लेते हैं यहां से नीचे आ रहा है, तो वही पूछे एनर्जी के साथ क्या होगा, -3.4 -13.6। टोटल एनर्जी का नोटिस करते हैं, टोटल एनर्जी देखते हैं, टोटल एनर्जी तो है ये नहीं, वाह भाई, टोटल एनर्जी तो है नहीं, तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास चलो वो लिख देते हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, +3.4, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, होगी +13.6। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, ठीक है। और ऐसा करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -6.8, और यहाँ होगी -27.2, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। n=2 की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, n ग्राउंड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को नोटिस करते हैं, एक्साइटेड से ग्राउंड में आ रहा है, मतलब यहां से ये आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, देखो जैसे एक्साइटेड से ग्राउंड में आ रहा है 3.4 से 13.6 हो गई काइनेटिक एनर्जी, तो बढ़ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी, सब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, देखो 6.8 से 27.2, नहीं, -6.8 से -27.2। जब नंबर्स नेगेटिव होते हैं तो ये चीज याद होना चाहिए, -5 छोटा होता है -1 से, 5 बड़ा होता है 1 से, बट -5 छोटा होता है। तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि ये वैल्यू बड़ी, ये वैल्यू छोटी है, क्योंकि नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वो एक्चुअली में छोटा होता है, नेगेटिव में -27.2 एक्चुअली 6.8 जो छोटा होगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, अच्छा टोटल एनर्जी भी गिवन है, ठीक है, ये हो गया। अब टोटल एनर्जी का भी देख, टोटल एनर्जी के साथ भी यही होगा, टोटल एनर्जी आप खुद होमवर्क लेके देख, टोटल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, टोटल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, -3.4 -6.8 -13.6, टोटल एनर्जी के साथ भी यही होगा। लग रहा है आपको 3.4, आपको लग रहा होगा 13.6 बड़ी वैल्यू है, पर नेगेटिव में जो बड़ी वैल्यू होती है एक्चुअली में वो छोटी होती है, आप समझ पा रहे हो। जैसे -5 ऐसा दिखने में बड़ा लगता है कि 5 है, बट -5 एक्चुअली छोटा होता है -1 से, तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। कौन सा ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन। अरे यार रेशियो मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ वही वाला हो गया, कितना काम करवाओगे तुम मेरे से, मैं डायरेक्टली लिखूं क्या? मिनिमम के लिए क्या होगा, मिनिमम के लिए क्या होगा, मिनिमम लैम्डा मतलब, लिखो पहले, मिनिमम लैम्डा का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी। मैक्स एनर्जी कब आएगी, जब इंफिनिटी से n = 2 पे गिरेगा। मैक्स लैम्डा कब आएगा, मैक्स लैम्डा कब आएगी, जब मिनिमम एनर्जी होगी। मिनिमम एनर्जी कब होती है, जब गैप सबसे छोटा होता है, n = 3 से n = 2। ठीक है ना, अब कर लो, 1/λ स्मॉलेस्ट कितना होगा, शॉर्टेस्ट लैम्डा के लिए, जब मिनिमम लैम्डा, शॉर्टेस्ट लैम्डा के लिए क्या होगा, r 1/2² - 1/∞²। तो तुम्हारा लैम्डा एस सॉल्व होके आ जाएगा, r/4 आ जाएगा, r/4 आ जाएगा। और तुम्हारा 1/λ लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मतलब मैक्सिमम लैम्डा कब आएगा, जब 3 से 2 हो जाएगा, 2² - 1/3²। तुम्हारा लैम्डा एल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4/9, याद करो ऐसे कुछ था ना, 36/9 - 4, 36/5 आर, ये आ जाएगा, ठीक है। ये करना 9 - 4 5 5, ये आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा है रेशियो मिनिमम टू मैक्सिमम, लैम्डा एस अपॉन लैम्डा एल, लैम्डा एस अपॉन लैम्डा एल, दैट इज r/4, और ये हो जाएगा 36 × 5r। फोर बाय आर करना था ना, 4/r करना था, 5/9 ऑप्शन में है, 5/9 ऑप्शन ही में नहीं है। if the series limit if the series limit frequency of Lyman series is VL, then the series limit frequency of
P fund series is. What is this? जेई मेंस 2018 में क्वेश्चन आया है, काफी बार कॉन्सेप्ट आ चुका है। ये था वो साल, वो काला साल जिसमें मैंने पहली बार अपना जे का एग्जाम दिया था, नहीं हुआ था मेरा सिलेक्शन, बट मैं 2019 में आईआईटी चला गया, ठीक है, 2018, समझे। चलो, the series limit frequency of the Lyman series VL, then the series limit frequency of P1 series is. देखो भाई, सीरीज लिमिट का मतलब होता है वही इंफिनिटी वाला ट्रांजिशन। सीरीज लिमिट का मतलब होता है इंफिनिटी वाला ट्रांजिशन, क्योंकि वही है कि सीरीज की लिमिट क्या है। सीरीज की लिमिट कहते हैं जब भी हम कुछ बात करते हैं भाई, तुम्हारी किस लिमिट तक जा सकते हो, किस लिमिट तक जा सकते हो। तो लिमिट मतलब कितना ऊपर तक, कितना ज्यादा खींच सकते हो। तो सीरीज लिमिट का मतलब जैसे वहीं से बढ़ाता है, लिमिट मतलब मैक्सिमम वाला। तो सीरीज लिमिट का मतलब हो गया, सीरीज लिमिट का मतलब होता है इंफिनिटी वाला ट्रांजिशन, ठीक है। अगर कोई चीज इंफिनिटी से n = 2 दिस इज द सीरीज लिमिट, ठीक है ना। तो सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी के लिए पहले सीरीज लिमिट लैम्डा निकालना है। तो सीरीज लिमिट का मतलब होता है इंफिनिटी से। लाइमन मतलब सीरीज लिमिट का मतलब होता है मैक्स एनर्जी, ठीक है। अब पी फंड, अब जानता हूं आप लोग कह रहे होंगे पी फंड नहीं होता, फंड होता है, पी साइलेंट होता है। अच्छा, थैंक यू, ठीक है। पी फंड ये लाइमन हो गया, ये पी फंड हो गया, ठीक है, ठीक है। सर पी साइलेंट होता, फंड बोलो, नहीं बोलेंगे हम, पी बोलेंगे, पी फंड बोलेंगे, हमें मन कर रहा है। अब पी फंड सीरीज कब आती है? लाइमन, बामर, लाइमन, उसके बाद क्या सीरीज आती है? कौन फोन कर रहा है भाई? एक सेकंड गैस, क्या कह रहे थे? लाइमन बामर, क्या कह रहे थे हम? लाइमन बामर, पाशेन, ब्रैकेट, पी फंड, 1 2 3 4 5, n = 5। अगर फिफ्थ n = 5 पे गिर रहा होता है तो वो होता है पी फंड सीरीज। तो 1/λ कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। 1/λ p कितना हो जाएगा? 1/25 हो जाएगा। v = f लैम्डा, v/λ = f। तो लाइमन सीरीज में, लाइमन सीरीज की जो फ्रीक्वेंसी होगी, लाइमन सीरीज की जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी हो जाएगी? v/λ, दैट इज v मतलब वही स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c, दैट इज cr। और पाशन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? c/λ, यहाँ पे पाशन की रखेंगे, कितना हो जाएगा? c इंटू r आ गया था, cr/25, ये आ जाएगा। वही है, लैम्डा पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल ली, ठीक है। तो fl है cr, fp क्या है? cr/25, cr तो fl है तो हो जाएगा fl/25। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्शियन कितना हो जाएगा? fl/25, ठीक है। और इनने ये f को इन्हें म्यू लिख रखा है, f की जगह इन्हें इसको म्यू लिख रखा है, तो μl/25, μl/25, fl/25, μl/25। आया 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 सन में। इतने क्वेश्चन है भैया, बस इतने क्वेश्चन है। The diagram shows path of 4 alpha particles of the same energy being scattered by nucleus of an atom simultaneously. Which of these are or is not physically possible? कौन फिजिकल पॉसिबल नहीं है? ये सब क्या है? अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा 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 अल्फा। ये न्यूक्लियस है, आपको पता है न्यूक्लियस और अल्फा दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। आप खुद सोचो जरा, खुद सोचो जरा,
ये पार्टिकल रिपेल होके तो ऐसे जाएगा, रिपेल होगा ना, खींच थोड़ी जाएगा, सोचो जरा। हाँ, ये जो पार्टिकल है ये अट्रैक्ट थोड़ी होता है, तो वो होगा ना, रिपेल होगा ना, तो ये रिपेल होके क्या है, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन में आएगा ही, ये और ये तो हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। क्लियर है, क्लियर है गाइस, क्लियर है। थ्री तो सही लग रहा है कि आएगा ऐसे, रिपेल हो गया। थ्री फिर भी सही लग रहा है, टू भी सही लग रहा है, ठीक है, और वन भी सही लग रहा है, और वन भी सही लग रहा है। अब मुझे ये याद है कि इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी थी फॉर सम रीजन, ठीक है। इसका आंसर अभी फोर ओनली है, बट एक बार मैं चेक कर लूंगा, इसका आंसर शायद वन एंड फोर भी था, कुछ डायग्राम में कुछ ऐसा था, आई स्टिल रिमेंबर दैट। मे बी ये था इसका आंसर, मुझे ऐसा याद आ रहा है इसका, ठीक है। डायग्राम में कुछ ऐसा है, थोड़ा सा ये ना, मुझे थोड़ा सा ये गंदा लग रहा था, ये आपको आपको फील आ रहा है, ये चीज थोड़ी सी अजीब सी लग रही है मेरे को। देखो ये चीज, ये क्या है, ठीक है ना। तो इसका आंसर फोर्थ पक्का ही है, फोर्थ पक्का ही है, फोर्थ पक्का ही है। जहां तक मुझे याद है ना, ये क्वेश्चन में क्या हुआ था, क्वेश्चन में क्या हुआ था, आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या हुआ था, ये जो वन था ना, ऐसा कुछ दिखाया हुआ था, ऐसे करके दिखाया हुआ था। एक्चुअली इसका आंसर वन एंड फोर है, इसका आंसर वन एंड फोर है। मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। सर वन में भी तो रिपल्शन हो रहा है, टू में तो रिपल्शन हो रहा है, सही बात है, करेक्ट बात है, रिपल्शन में तो दूर ही जाते हैं, ये भी दूर गया, ये भी दूर गया, बात सही है। पर अगर तुम देखो इसमें, तो फिर भी तुम देखो, इसी समझा सकता हूं, वन वाला देखो, वन वाला जितना रिपेल हो रहा है, टू वाला भी उतना ही रिपेल हो रहा है, टू वाला भी उतना ही रिपेल हो रहा है, हाँ सर। बट ये वियर्ड नहीं है क्या, क्योंकि यार जो अल्फा पार्टिकल पास है उसका रिपल्शन सन में आता है, जो अल्फा पार्टिकल दूर है वो एग्जैक्टली उतना रिपेल नहीं फील कर सकता ना, कि वो दूर है ना न्यूक्लियस से। आप समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है, वो थोड़ा सा ऐसे होगा, समझ पा रहे हो मेरी बात। कहीं ना कहीं आप नोटिस कर रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो फिगर में, जो वन और टू है ये ऑलमोस्ट सेम ही रिपल्शन दिखा रहे, एग्जैक्टली सेम रिपल्शन दिखा रहे हैं। बट वन को रिपल्शन थोड़ा सा कम दिखाना था, इसकी बेंडिंग थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी इसकी बेंडिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, तो इसकी बेंडिंग उतनी नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए इसका आंसर वन एंड फोर है, ठीक है ना। बट एक्चुअल पेपर में ना इसको और अच्छे दिखाया गया था, ये और गंदे तरीके से रिपल्शन करके दिखाया हुआ था। एक्चुअल पेपर में ना इसका और गंदे तरीके से रिपल्शन, कि और क्लियर हो जाए कि वन वाला कुछ ज्यादा रिपल्शन शो कर रहा था, यहां तो इक्वल लग रहा है, बट एक्चुअल पेपर में ऐसा था कि और ज्यादा गंदे तरीके से रिपेल कर रहा था। तो ऑब्वियस ही बात है, जो वन है, जो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, वो ज्यादा रिपेल तो नहीं कर सकता, वो तो कम रिपेल करेगा, इसलिए इसका आंसर वन एंड फोर है। रेशियो ऑफ बोर रेडियाई इज, अब बोर रेडियस पता ही आपको फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय, आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। आर वन कितना हो जाएगा, तो आप खुद समझ सकते हो, आर वन कितना हो जाएगा, आर नॉट बाय जेड वन स्क्वायर, आर टू कितना हो जाएगा, आर टू बाय जेड इंटू टू स्क्वायर, मतलब टू स्क्वायर दैट इज फोर। आर थ्री कितना हो जाएगा, आर नॉट बाय जेड इंटू थ्री स्क्वायर, थ्री स्क्वायर मतलब नाइन, तो 149, 149 ये रेशियो आएगा, आर वन इज टू आर टू इज टू, ये तो कट ही जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, तो 1:4:9 आएगा। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एंड डबली आयनाइज्ड हीलियम लिथियम ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, सही बात, ठीक है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और डबली आयनाइज्ड लिथियम, इन सब में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन अराउंड है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सब में मतलब बोर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 1, if the wavelengths of emitted radiations are lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 respectively, then the approximately which one of the following is correct। ये क्वेश्चन खेल गया भाई, ये क्वेश्चन खेल गया भाई। देखो बाबू, बाबू देखो, खेल समझो, ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो ना, वन बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर, वन बाय एन फाइनल स्क्वायर माइनस वन बाय एन इनिशियल स्क्वायर। लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं है,
ड्यूटेरियम हो गया, जिसका ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 1 नहीं है, कुछ और हो गया, लिथियम, ड्यूटेरियम, हीलियम। तब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। क्या चेंज आता है? जेड का चेंज आ जाता है। किसका चेंज आ जाता है? जेड का चेंज आ जाता है। तो यहां पर आपको बहुत समझनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि देखिए, अगर 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 कोई और आ गया एटम, एटॉमिक नंबर कोई डिफरेंट है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बोर्ड के साथ फॉर्मूला लगेगा। बट अगर कोई और आ गया तो फॉर्मूले में चेंज आ जाता है, फॉर्मूले में चेंज आ जाता है। 1/λ आर और आगे लग जाता है जेड स्क्वायर, आगे लग जाता है जेड, एटॉमिक नंबर आ गया। कैसे याद रहेगा? आगे जेड स्क्वायर लग जाएगा। थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। एनर्जी क्या होती है? क्या है एनर्जी? 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है कि नहीं? ये तो फॉर्मूला याद है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है कि नहीं? तुम देखो एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर। एनर्जी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ समझना, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है, लेकिन एनर्जी लैम्डा का इनवर्स रिलेशन है, हाँ समझना। एनर्जी, एनर्जी और जेड स्क्वायर दोस्त दोस्त, एनर्जी और जेड स्क्वायर दोस्त दोस्त, और जो लैम्डा है वो तो इनवर्स रिलेशन में, लैम्डा तो इनवर्स रिलेशन में एनर्जी के, लैम्डा इनवर्स रिलेशन में एनर्जी के, लैम्डा इनवर्स रिलेशन होगा जेड स्क्वायर के भी। ऐसा भी लैम्डा का इनवर्स है, लैम्डा डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर आ रहा है सर में, 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एनर्जी जेड स्क्वायर प्रोपोर्शनल, एनर्जी जेड स्क्वायर प्रोपोर्शनल, बट क्योंकि लैम्डा एनर्जी की इनवर्स, इसलिए लैम्डा जेड स्क्वायर के भी इनवर्स प्रोपोर्शनल, ये 1/λ लिखो, ऐसे आप याद कर सकते, ठीक है? तभी एनर्जी के सामने जेड स्क्वायर आता है, बट लैम्डा के उल्टे में आता है, ठीक? लैम्डा इनवर्स रिलेशन। अब देखो, सब में ट्रांजिशन 2 से 1 ही हो रहा है, सब में ट्रांजिशन 2 से 1 ही हो रहा है, इसको नीचे ले लैम्डा जेड, सब में ट्रांजिशन 2 से 1 ही हो रहा है, ट्रांजिशन 2 सबके लिए ये वैल्यू तो सेम ही आएगी, 2 से 1 ना, 2 से 1 फाइनल, 1 का फाइनल वाला, सब में ये चीज कांस्टेंट ही आ रही है, तो 1/λ जेड स्क्वायर तो कांस्टेंट ही आ रहा है, बहुत समझना। तो मैं के बोल दो, के बोल दो, कांस्टेंट ही आ रहा है, हाँ समझिए। या फिर तो ऐसे ले लो, 1/k ले लो, लैम्डा जेड 1/k होगा, 1 बाई, अरे के कांस्टेंट, 1 अपॉन कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही, के का कांस्टेंट 1/k, 1 अपॉन कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, 1/k कांस्टेंट, लैम्डा इनटू जेड स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो ये रिलेशन। अब पहले के लिए लैम्डा जेड स्क्वायर लो, लैम्डा इनटू लैम्डा 1 के लिए, लैम्डा 1 z1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, लैम्डा जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, सारा ट्रांजिशन 1 से 2 से 1 ही वाला हो रहा है, ये हो जाएगा लैम्डा इनटू जेड का कांस्टेंट है, तो लैम्डा 1 z1 स्क्वायर, लैम्डा 2 z2 स्क्वायर, लैम्डा 3 z3 स्क्वायर, लैम्डा 4 z4 स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए z है 1, हीलियम के z होता है 2, क्लियर है ना? क्लियर है? और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आई एम सॉरी गाइस, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर आइसोटोप, हीलियम का एटॉमिक नंबर, और उसमें कितना एटॉमिक नंबर कितना होता है? हमारा लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है, क्या हो जाएगा? लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा 3 9 लैम्डा, क्या आ गया? ठीक आ गया। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, आइसोटोप्स होता है, आइसोटोप्स क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, सॉल्व, दैट्स इट, दैट वाज योर ऑलमोस्ट क्वेश्चन। लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली फॉर्मेलिटी कर दो। ओ माय गॉड, आवाज तो आई नहीं रही होगी, आवाज तो आई नहीं रही होगी गाइस।
ए राम, आवाज तो नहीं आ रही होगी, बट ठीक है, मैनेज कर लेंगे हम। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन मैनेज कर लेना।